हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए प्यारे बच्चों जीव विज्ञान। जी हाँ, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 10 चैप्टरों का निचोड़ है प्यारे बच्चों। अगर ये पढ़ लेते हैं तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको अच्छा खासा नंबर दिलाएंगे। ठीक है ना, अच्छा खासा नंबर, एक दो नहीं, अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन ये पर आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से, तो इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना है। अपनी गारंटी है कि आपको बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 पूरा दिलाना है, तो यूपी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 पूरा दिलाना है। क्लियर? तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको यूपी बोर्ड में समय मिलेगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। ठीक है ना। और ये बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस मॉडल पेपर में यूपी बोर्ड के आपके हम लोग, आपको पता है क्या क्या देंगे, बहुविकल्पी देंगे, अति लघु उत्तर, लघु उत्तर, द्वि उत्तर, यानी कि हर एक टाइप के प्रश्नों को देंगे। कोई एक टाइप का प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि हर एक टाइप के प्यारे बच्चों प्रश्नों को इसमें मैं कवर करवाऊंगा, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, फटाफट कमेंट करेंगे आंसर। ठीक है ना। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि बीजांड का ऐसा स्थान, बीजांड का ऐसा स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। क्या निभाग कहते हैं, जिसको बोलते हैं जलापा, जिसको बोलते हैं क्या, जलापा बोला जाता है, जलापा। या नाभिका, नाभिका को क्या बोलते हैं, हाइलम बोला जाता है। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? निभाग अर्थात जलापा, या नाभिका अर्थात हाइलम, या केंद्रक, क्या बोले तो केंद्रक, या फिर माइक्रोपाइल, या फिर क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्यारे बच्चों नाभिका बोला जाता है, अर्थात ना हाइलम बोला जाता है। क्लियर हुआ? इतना फटाफट कमेंट कर देंगे, क्लियर हुआ कि नहीं इतना। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुसंघी दशा पाई जाती है। जो बहुसंघी दशा होती है वो किधर पाई जाती है या फिर कहाँ पाई जाती है? वाह्य दरपुंज में बहुसंघी दशा पाई जाती है, जायांग में, पुमंग में, या दलपुंज में। तो बहुसंघी दशा पाई जाती है, बहुसंघी दशा किसमें पाई जाती है? तो जो बहुसंघी दशा पाई जाती है प्यारे बच्चों वह पुमंग में पाई जाती है। जो बहुसंघी दशा होती है किधर पाई जाती है? तो आपको सीधा बता देना है कि सर बहुसंघी दशा हमें लगता है कि यह पुमंग में ही पाई जाती है। तो बहुसंघी दशा किधर पाई जाती है आपको सीधा कमेंट कर देना है, बहुसंघी दशा पुमंग में प्यारे बच्चों पाई जाती है। क्लियर हुआ इतना। अगला है यहाँ पे, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? जब पराग नलिका होता है यह अध्यावरण में क्या करता है प्यारे बच्चों? प्रवेश करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्या निभागी युग्मन कहते हैं, या अंडद्वारी प्रवेश कर कहते हैं, या इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अध्याय 10 का जो जितने भी निचोड़ है इस वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में हमारा पहला वीडियो है, अध्याय 2 का पूरा निचोड़ है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो अध्याय 2 का जितने भी प्रश्न हैं पूरे के पूरे प्यारे बच्चों हम क्लियर करवा देंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है तो देख लेते हैं जरा। जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में किसमें कीट परागण होता है? निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? गुड़हल, अंजीर, गेहूं, या हाइड्रेला। तो निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है प्यारे बच्चों? तो जो कीट परागण होता है वो होता है आपके अंजीर में। अंजीर में क्या होता है प्यारे बच्चों? कीट परागण की क्रिया होती है। तो निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? अंजीर में कीट परागण होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? पुष्पी पादप का ऐसा कौन सा भाग होता है जो कि अगुणित होता है प्यारे बच्चों? जड़, पत्ती, नरयुग्मक,
या युग्मनज। तो पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो पुष्पी पादप का जो नर युग्मक भाग होता है, कौन सा होता है? जो नर युग्मक भाग होता है यह आपका अगुणित होता है। क्लियर है? तो पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? नर युग्मक जो होता है प्यारे बच्चों अगुणित होता है। अब आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, अभी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखे हैं सारे। अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आएंगे इस अध्याय से। इसलिए आपको कहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, आपको छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है, आपको छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरा प्यारे बच्चों करके आना है, छोड़ के नहीं बल्कि करके आना है, यानी कि फोड़ के आना है। क्लियर है ना? तो याद रखना। चलिए यहाँ प्रश्न है जौवा। यहाँ पे प्रश्न क्या है? यहाँ पे प्रश्न है जौवा। जौवा यानी बोले तो गेहूं। जौवा गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? जौवा गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो जौवा अर्थात गेहूं के दाने बनाने के लिए 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो क्लियर आपको सीधा बता देना है कि जौवा गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो जौवा गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता प्यारे बच्चों पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? युक्त कोशी है ना, यहाँ पे युक्त कोशी दशा क्या होगी या युक्त कोशी दशा क्या होती है? तो इसमें केवल पराग कोश ही आपस में जुड़े रहते हैं तथा पुंतत्व स्वतंत्र रहते हैं, जैसे कि गेंदे में। जैसे जो गेंदे के फूल होते हैं उसमें देखेंगे तो केवल इसमें पराग कोश ही आपस में जुड़े रहेंगे और जो पुंतत्व होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो इसे हम लोग युक्त कोशी दशा कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है यहाँ पे चैप्टर 2 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहा जाता है? जो चतुर्दीर्घी पुंकेसर है किसको कहते हैं? तो जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हो तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। याद रखना, जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे होते हैं और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में अगर सरसों का पुष्प देखेंगे तो इसमें 4 जो पुंकेसर होंगे वो लंबे होते हैं और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं और यही जो अवस्था होती है इसी को चतुर्दीर्घी अवस्था प्यारे बच्चों बोला जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पे युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? यानी जो युक्त पुंकेसरी दशा होती है उसको किसे कहते हैं, क्या होती है? तो जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं तो इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे कि क्यूबिटा कल में देखें फैमिली के पौधे में जो होता है, या फिर इसको कहते हैं कुकुबिटियस होता है, उसके पौधों में देखिए प्यारे बच्चों तो युक्त पुंकेसरी दशा पाई जाती है। अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है। अभी अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, अब लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न क्या है? अपयुग्मन क्या होता है? अपयुग्मन क्या होता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए, आपके माइंड में ये सवाल आ जाना चाहिए कि अपयुग्मन किसे कहते हैं। तो यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशा के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा अथवा प्रतिमुख कोशा से भ्रूण से निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुभिद का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या है? एरिथ्रिया, लेलियम आदि इत्यादि में क्या है? इसके उदाहरण है। अगला है
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्या है, पर परागण से होने वाले लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए। यानी जो पर परागण है इससे क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, पूरा का पूरा उल्लेख करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाभ देखेंगे, फिर हानि देखेंगे। तो पहला पर परागण से क्या लाभ है, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा, पर परागण से उत्पन्न पौधे भी बड़े भारी स्वस्थ एवं समक्ष होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है। तीसरा देखेंगे तो पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े भारी स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होती हैं। अब है पर परागण से हानियां। कौन कौन सी हानियां होती हैं। पहला है पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होते हैं। दूसरा है पर परागित करने वाले साधनों का समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प क्या होते हैं, परागित होने से वंचित रह जाते हैं, या फिर वो पर परागित होने से वंचित यहाँ पे वंचित रह जाते हैं। अगला है पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथा है पर परागित सदैव संकर होते हैं। पर परागित पुष्पों जैसे विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यह प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अध्याय 2 का पूरा निचोड़ है। अध्याय 2 से यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे फ्री में नोट्स मिलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।